स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी VSC पर। तो बच्चों, जैसा कि हम मैट्रिक एग्जाम के लिए 2026 में जो मैट्रिक एग्जाम आपका हुआ और उस एग्जाम में हम काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाए और उसमें जो है काफ़ी प्रश्नों को हल किए और जो है बच्चों को इससे काफ़ी लाभ हुआ था। अब हम नए सिरे से 2027 के मैट्रिक एग्जाम के लिए जो है एक नए अवतार में वीडियो सीरीज लेकर आएंगे जो कि प्रत्येक विषय का होगा। और इसमें जो है सबसे पहले मैथ्स के वीडियो लाएंगे और मैथ्स में जब आप पसंद करने लगेंगे मैथ्स के वीडियो, मैथ्स में थोड़ा सा भी आपकी समस्याओं, अगर आपको थोड़ा सा भी समस्या होगा तो उस समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग जो है पहला चैप्टर संख्या, पहला चैप्टर जो आपका है मैथ्स का वो संख्या है और इस चैप्टर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए देर ना करते हुए पहला चैप्टर को देखते हैं। और इसमें यह संख्या चैप्टर है और इसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत आपको अब नहीं होगा और यह वीडियो पूरी तरह से एकदम फ्री होगा। जितने भी हमारे YouTube फैमिली के दोस्त हैं, विद्यार्थी हैं, सभी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप पहला देख रहे हैं, यह लिखा हुआ है संख्या। क्या लिखा हुआ है? यह संख्या लिखा हुआ प्यारे, यह संख्या लिखा हुआ है। तो संख्या जो होता है, संख्या आपको पता है, अंक के बारे में पता होगा। अंक क्या होता है? तो अंक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक होते हैं। दुनिया में जितनी भी संख्याएं बनी है इसी अंक से बनी है। दुनिया में जितनी भी संख्याएं बनी है प्यारे, वह इसी अंक से बनी है। और तो हम जो दुनिया में जितनी भी संख्या है इसी अंक से बनी है। तो संख्या को दो भागों में बांट सकते हैं, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। एक वास्तविक और एक अवास्तविक। अवास्तविक मतलब जिसे हम लिख नहीं सकते हैं, जिसे लिख नहीं सकते हैं। आप इंटर में पढ़ोगे अवास्तविक संख्याओं को भी कुछ कुछ उदाहरण दे दिया जाता है। बाकी हम यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे माइनस में रूट के अंदर -√5 है। रूट के अंदर -5 है, तो यह हो जाएगा आपका अवास्तविक संख्या। ये क्या हो जाएगा? आपका अवास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दुनिया में जितना भी आप संख्या पढ़ते, चाहे वो परमेय पढ़े, चाहे वो अपरमेय पढ़े, चाहे सम पढ़े, विषम पढ़े, भाज्य पढ़े, अभाज्य पढ़े, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। सारी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं प्यारे कहलाती है। सारी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, लेकिन पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसे हम लिख सकते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम लिख सकते हैं। या फिर आप यह कह सकते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या। और परमेय संख्या के अंतर्गत कई संख्याएं आती है, जैसे प्राकृत संख्या हो गई, जैसे प्राकृत संख्या हो गई। ठीक है प्यारे, जैसे प्राकृत संख्या हो गई, जैसे आपका प्राकृत हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या। ये सारी संख्याएं जो है ये क्या है? ये आपका वास्तविक संख्या तो है, लेकिन वास्तविक संख्या के अंतर्गत किसके अंतर्गत है? परमेय संख्या के अंतर्गत है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे। अगले स्लाइड में सबसे पहले आप लोग को यह याद रखना है, ये हमारा अपना कोचिंग है, विद्या अर्जनी कोचिंग। और ये हम मैथ्स के नोट्स बता रहे हैं आपको। विद्या अर्जनी कोचिंग, भास्कर नगर, पूर्णिया से हम हैं। तो चलिए अब अगले स्लाइड में, तो चलिए सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं प्यारे। क्या देख लेते हैं? परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं इसके। देखिए, ध्यान से देखिएगा। संख्या, ये जो लिखा हुआ है संख्या, तो देखिए संख्या के दो भाग थे, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसे लिखा जा सकता है। या फिर आप लिख सकते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये सबसे आसान अच्छा रहेगा।
हाँ, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसे लिखा ना जा सके। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए, वास्तविक संख्या के दो भाग थे, एक था परमेय संख्या और एक था अपरमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बटे क्यू का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए पी का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आप, 0 से लेकर कुछ भी संख्या रख लीजिए, पी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी रख लीजिए, एनीथिंग। पी का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए और क्यू का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, लेकिन क्यू का वैल्यू 0 छोड़कर रखना है। क्यू का वैल्यू सब कुछ रख लीजिए लेकिन 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 से कोई संख्या में भागा नहीं लगता है, तो 0 को छोड़कर कोई भी संख्या 1 2 3 4 हाँ 5 6 7 8 माइनस में रखिए, प्लस में रखिए। हाँ, तो अगर ऐसा आप करते हैं तो यह क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। जैसे मान लीजिए पी का मान 2 रख लिए और क्यू का मान 3 रख लिए, परमेय संख्या हो गया। मान लीजिए पी का मान हम 2 रख लिए और क्यू का मान 1 रख लिए, तो 2 में 1 से भागा देंगे 2 हो जाएगा, ये भी परमेय संख्या हो जाएगा। मान लीजिए हम पी का मान 0 रख लिए और क्यू का मान 1 रख लिए, तो 0 में 1 से भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। 0 भी क्या है? परमेय संख्या है। 0 भी क्या है? परमेय संख्या। लेकिन अगर p का मान 2 रख लिए और q का मान 0 रख लिए, जबकि बोला है q का मान 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि q नॉट इक्वल 0, तो यह परमेय संख्या नहीं होता है क्योंकि 0 से किसी में भागा नहीं लगता, यह अपरिभाषित हो जाता है। इसीलिए p का मान आप कुछ भी ले लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लीजिए, लेकिन q का मान जो होगा, q का मान वह जो है 0 को छोड़कर कोई भी संख्या रख सकते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? परमेय संख्या कहलाएगा, चाहे आप प्लस में ले लीजिए चाहे माइनस में। उसी प्रकार अपरमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और इसमें भी याद रखिएगा q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी कोई भी संख्या आप ले लीजिए जिसको p बाई क्यू के रूप में, जैसे आप √5 है, अब √5 को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी परमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो √5 हो गया। रूट वाले जितनी संख्याएं हैं, रूट वाली जितनी संख्याएं हैं, चाहे वो प्लस में माइनस में, एक और बात याद रखना है कि अपरमेय संख्या के साथ, जैसे मान लीजिए कि √7 अब +2 है, तो ये तो अपरमेय है और ये है आपका परमेय, ये तो अपरमेय है और ये आपका परमेय है। तो अपरमेय के साथ अगर परमेय भी आ जाता है, चाहे वो प्लस में आए, चाहे माइनस में आए, चाहे गुना में आए, चाहे भाग में आए, तो वह अपरमेय ही कहलाता है, वह अपरमेय ही कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको यह कोई कह दे कि 2√5, अब ये तो परमेय है और ये अपरमेय है, लेकिन ये भी अपरमेय संख्या कहलाएगा, यानी अपरमेय संख्या के साथ कोई भी अपरमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या आ जाए, चाहे वो परमेय क्यों ना रहे, लेकिन वह बन जाएगा अपरमेय। वह क्या बन जाएगा? अपरमेय। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि अगर √5 है और इसको 0, इसके बगल में 0 आ जाए, यानी 0√5 लिख दे, यानी कि 0 से गुना कर दे √5 को, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे? यहाँ पे जो है यह संख्या को परमेय बना देगा। कैसे बना देगा? जो 0 को आप अगर √5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 को √5 से, तो कभी कभी अपवाद भी लेकर मन में चलना पड़ता है, कभी कभी अपवाद भी लेकर मन में चलना पड़ता है। इसके अलावा आप रूट वाली सारी संख्याओं को आप अपरमेय मानेंगे। इसके अलावा मान लीजिए 0.01 011 011 01111, ऐसा अगर आपको संख्या दिखे जिसमें एक बार 1 आया, फिर 2 बार 1 आया, फिर 3 बार 1 आया, फिर 4 बार 1 आया, या फिर आप ऐसा देख लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे 0.19 199 1999, ऐसा दिख जाए आपको कि एक बार 9 आया, फिर 2 बार 9 आया, फिर 3 बार 9 आया, मतलब एक ऐसा संख्या जिसकी लगातार जो वो संख्या देखिए बार बार बढ़ रहा है, एक बार फिर 2 बार आएगा, फिर 3 बार आएगा, फिर 4 बार आएगा, 5 बार आएगा, ऐसे आती जाएगा, तो ये समझ जाइएगा कि यह अपरमेय संख्या है। ये क्या है? अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या समझ में आ गया होगा। और परमेय संख्या में आपको, अपरमेय संख्या में आपको और उदाहरण याद रखिए, पाई भी क्या है? अपरमेय संख्या है। पाई भी क्या है? अपरमेय संख्या। लेकिन पाई का जो मान है प्यारे, पाई का जो मान है, जैसे 22/7 है, तो 22/7 क्या है आपका? 22/7 क्या है? 22/7 क्या है? तो 22/7 जो है आपका क्या है? वह क्या है आपका 22/7? तो यह परमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परमेय संख्या। 3.14 क्या है आपका? परमेय संख्या है। 3.14 भी क्या है आपका? परमेय संख्या है। ठीक है।
तो 3.14 भी क्या है आपका परमेय संख्या है। इसके अलावा 22/7 हो गया 3। अच्छा, एक और बात याद रखना है कि रेकरिंग वाले जितने भी सवाल होंगे, रेकरिंग वाले जितने भी सवाल होंगे सारा परमेय संख्या होगा। सारा रेकरिंग वाला जितना भी सवाल होगा सब क्या होगा, परमेय संख्या होगा। किसी भी संख्या पर अगर रेकरिंग डाला होगा तो यह परमेय संख्या होगा। इसके अलावा याद रखना है कि अगर पॉइंट में कुछ भी संख्या लिखा हुआ डॉट 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 है, तो ये संख्या लिखे एक ही संख्या बार बार आ रहा है तो यह भी परमेय संख्या होगा। लेकिन हम आपको बताए थे अभी आपको बताए थे अगर ऐसा रहे 3.191999 फिर 1999, तो इसमें आप देखिए इसमें अंतर है। एक संख्या जैसे 9 आया तो फिर दूसरा बार क्या आया कि 2 ठो 9 आया, फिर 3 ठो 9 आया, ऐसे में यह अपरमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर डॉट 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 रहना चाहिए, डॉट 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 रहना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, इसके अलावा आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सी संख्या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हम बताएंगे कौन सी संख्या आपको समझ। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि अपरमेय संख्या का जो पॉइंट में आता है, अपरमेय संख्या जो पॉइंट में आता है तो अंत तक यानी कहीं भी, हाँ, वह जो है दोबारा घूमता नहीं है, मतलब डिजिट घूमता नहीं। जैसे मान लीजिए परमेय संख्या है 0.247, फिर आएगा यही 247, फिर आएगा 247, यानी बार बार 247 बार बार आ रहा है, तो ये क्या होगा, इस पर रेकरिंग हो जाता है। लेकिन अपरमेय संख्या में ऐसा कुछ नहीं होता है, वह एक संख्या रिपीट करेगा, लेकिन बार बार एक संख्या एक बार आया, जैसे एक आया अगर तो दूसरे बार आएगा तो 2 ठो लेके एक आएगा, फिर तीसरे बार आएगा तो 3 ठो एक लेके आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपरमेय संख्या और परमेय संख्या में अंतर है थोड़ा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसके अलावा प्राकृत संख्या तो आप समझते ही होंगे। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, इसको n से डिनोट करते हैं। इसको किसे डिनोट करते हैं, n से। और प्राकृत संख्या किसको कहते हैं तो जान लीजिए, 0 से लेकर नहीं बल्कि 1 से, 0 से लेकर याद नहीं करना है, 0 से अगर आ जाए तो वह पूर्ण हो जाएगा। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर जहां तक आप गिन सकते हैं वहां तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन आपको लिखना है 0 से लेकर नहीं बल्कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। उसका उदाहरण भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या 1 से और पूर्ण संख्या 0 से, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं अब अगला। देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए पूर्णांक संख्या हम जब भी कोई संख्या मानते हैं तो पूर्णांक ही मानते हैं। माना कि x पूर्णांक है, माना कि y पूर्णांक है, क्योंकि x का मान माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, शून्य भी आ सकता है। इसलिए हर हमेशा हमको प्राकृत संख्या नहीं मान सकते हैं बल्कि पूर्णांक मानते हैं। क्या मानते हैं, पूर्णांक मानते हैं। तो धनात्मक संख्या है ना, धनात्मक संख्या समझ में आ रहा होगा। देखिए तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये 0 होता है और इस बगल की संख्या यानी दाहिने बगल की संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। दाहिने बगल की संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। और बाएं बगल की संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। बाएं बगल की संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है, तो इधर माइनस में लिखते हैं, -1, -2, -3 ऐसे लिखते हैं, और इधर वाला प्लस वाला लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। तो ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जो प्लस में हो, जो माइनस में और 0, यानी पूर्णांक संख्या प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी और शून्य भी आ सकता है। अगर आपका आंसर 5 है तो 5 क्या है, प्लस में है। अगर 5 प्लस में है तो भी वह पूर्णांक है, अगर माइनस में है तो भी पूर्णांक है, और शून्य आ गया आंसर तो भी पूर्णांक है। तो इसलिए कभी भी हम लोग मानते हैं और उसका आंसर अगर माइनस में आ सकता है, प्लस में आ सकता है, 0 भी आ सकता है, तो वह पूर्णांक संख्या ही मानना चाहिए। पूर्णांक संख्या ही क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। समझ में आ गया। इसके अलावा हाँ एग्जाम्पल भी दे दिए हम, 5, -4, -6, प्लस में 4, 0 कुछ भी। उसके अलावा अब आपको धनात्मक संख्या अगर कोई पूछे धनात्मक क्या होता है, तो जितनी भी प्लस वाली संख्या है, धनात्मक संख्या 1 से शुरू होता है, तो जो आपका प्राकृत संख्या है वह भी धनात्मक संख्या कहलाता है। तो आपको प्राकृत संख्या को भी समझना चाहिए, वह धनात्मक संख्या है। ठीक है, हाँ। और ऋणात्मक संख्या जो है वो क्या होता है, -1, -2, यानी -1, 2, 3, 4, यानी जो भी माइनस में संख्या है सारा संख्या क्या कहलाएगा, वो ऋणात्मक संख्या कहलाएगा।
ठीक है। और जीरो जो है, जीरो ना तो प्लस लगता है इसमें ना तो माइनस लगता है, जीरो में ना तो प्लस लगता है ना तो माइनस लगता है प्यारे, जीरो में ना तो प्लस लगता है ना तो माइनस लगता है, याद रखिएगा। अब आया सम संख्या। वैसी संख्या, देखिए ये तो आपका परिभाषा है एकदम जनरल वाला, वैसी संख्या जो दो से विभाज्य हो, लेकिन आपको याद रखना है, आपको याद क्या रखना है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, क्या याद रखना है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, कोई भी संख्या है अगर उसके अंत में 0 होगा, उसके अंत में 2 होगा, उसके अंत में 4 होगा, उसके अंत में 6 होगा, उसके अंत में 8 होगा, आप लिख लीजिए, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, अगर कोई भी संख्या उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। लेकिन अगर कोई संख्या है उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो वह विषम कहलाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई संख्या लिखे और 143 लिखे, इसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो यह विषम हो गया। और अगर यहां पर मान लीजिए अंत में मान लीजिए 6 है, यानी 0, 2, 4, 6, 8 है, यानी 6 है, तो यह क्या हो गया, सम हो गया। तो यानी अंत का कोई भी संख्या 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह सम है, नहीं है तो विषम है। सम संख्या कहां से शुरू होता है, तो सम संख्या जो है वह 2 से शुरू होता है। सम संख्या कहां से शुरू होती है, तो सम संख्या 2 से शुरू होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, हाँ सम संख्या। फिर विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, 2 से विभाज्य ना हो, या फिर आप लिख सकते हैं वैसी संख्या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, वैसी संख्या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, 9 हो। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं वैसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो वह संख्या विषम है, अगर है तो सम है। उसी प्रकार अब आपका सम संख्या और विषम संख्या समझ में आ गया होगा। विषम संख्या की शुरुआत 1 से होती है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यानी ऐसी संख्या जो 2 से कटता नहीं है। अब आई अभाज्य संख्या। अब कौन सी संख्या, अभाज्य। अभाज्य याद रखिएगा, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 अपवर्तक हो, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल कितने अपवर्तक हो, 2 अपवर्तक हो। या फिर आप सस्ता वाला परिभाषा क्या है, वैसी संख्या जो 1 से और अपने से कटे, वैसी संख्या जो 1 से और अपने से कटे, किसी और से ना कटे, किसी और से ना कटे, है ना, किसी और से ना कटे, वैसी संख्या जो 1 से और अपने से कटे, किसी और से ना कटे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वो अभाज्य संख्या। लेकिन इसका मूल परिभाषा यही है कि वैसी संख्या, लिख लीजिए, वैसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 अपवर्तक हो। याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो वैसी संख्या जिसके केवल और केवल कितने अपवर्तक हो, 2 अपवर्तक हो, 2 अपवर्तक हो, 2 अपवर्तक हो। अब स्टार्टिंग कहां से होता है, तो स्टार्टिंग होता है इसका 2 से, और 2 जो है, 2 क्या है, तो 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या, सम भी है, सम संख्या भी है और यह अभाज्य है। याद रखिएगा, 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 ही एक ऐसा संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या है। हाँ, और स्टार्टिंग इसका अभाज्य संख्या की स्टार्टिंग कहां से होता है, तो 2 से होता है। 2 किससे कटेगा, 1 से और 2 से। अब 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम अभी आपको बताए ना, इसका क्या होता है, 2 अपवर्तक होना चाहिए, यानी 2 संख्याओं से कटना चाहिए। आप 1 को कटाइए, 1 से तो कटा, लेकिन और किसी से नहीं कट रहा है ना, और किसी से नहीं कट रहा है ना, तो कम से कम 2 संख्याओं से यह कटना चाहिए, और अधिकतम भी 2, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं से, 1 से और अपने से। यहाँ 1 से तो कट रहा है, लेकिन यह अपने भी 1 ही है। और इसका अपवर्तक देखिए, पहला परिभाषा यहाँ जो लिखा हुआ परिभाषा, इससे तो यह ठीक है, यह हो जाएगा। लेकिन हमारा जो एक और परिभाषा हम आपको दिए, इसके कम से कम 2 अपवर्तक हो, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 अपवर्तक हो। वैसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 अपवर्तक हो, तो 2 अपवर्तक इसका नहीं हो रहा है, यानी 2 अपवर्तक। अब यहाँ देखिए, 1 और ये 2 से कटा, ये 1 और 3 से कटा, 1 मिनट, ये 3 में 1 और ये 3 से कटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 5 ले लीजिए, 1 से कटा, 5 से, ये भी, इसका भी 2 अपवर्तक, लेकिन 4 ले लीजिए, 1 से कटा, 2 से कटा और 4 से कटा, ये 3 संख्याओं से कट रहा है। 3 संख्याओं वाला ये नहीं होगा, कम से कम 2 हो और अधिक से अधिक भी 2 ही। समझ में आ गया। तो अभाज्य संख्या भी आप 1 से 100 तक अभाज्य संख्या याद रखिए, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या रखिए। अब भाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा दूसरे से भी कटे, यानी वैसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा अपवर्तक हो,
वैसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा आवर्तक। अब देखिए 3 देखिए 3 देखिए 1 3, इसके भी 2 है, 1 2, इसके भी 2 ही आवर्तक, लेकिन 4 ले लीजिए, 1 2 और ये 4, इसके 2 से ज्यादा आवर्तक है, नहीं एक से और अपने से कट रहा और किसी से भी कट रहा, तो ये हो जाएगा पहला भाज्य संख्या। तो आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ दे तो 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ दे तो 2। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि यह 2 ही संख्या से कट रहा है। भाज्य संख्या बनने के लिए, याद रखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम वह 3 संख्याओं से कटना चाहिए, एक तो 1 से, एक तो अपने से और किसी से, और किसी से। तो 4 जो है वो क्या है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और फिर अपने से भी कट रहा है। तो 4 सबसे छोटी क्या है? भाज्य संख्या है। इसके अलावा 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 9 भी होगा। 9 जो है वो क्यों होगा? तो 9 देखिए 1 से कटा, और इसके अलावा किससे कटा? तो 1 से कटा, 3 से कटा और 9 से कटा। तो 9 जो है वो अभाज्य संख्या मत मारिएगा, भाज्य मारिए, क्योंकि 1 से कटा, फिर 3 से कटा और 9 से कट रहा है। ठीक है, ऐसा करके समझ गए होंगे। सहअभाज्य संख्या क्या होता है ये जानना जरूरी, क्योंकि सहअभाज्य संख्या आपको जरूरी है जानना। तो वैसी 2 संख्याएं जिसका मौसौ 1 हो, कोई भी ऐसा संख्या जिसका मौसौ कितना होना चाहिए, एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और यह सहअभाज्य संख्या आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इस पर प्रश्न है, आपकी किताब में इस पर क्या है? प्रश्न है। तो सहअभाज्य संख्या यानी जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 3 और 5 ले लेते हैं। अब 3 और 5 का एचसीएफ कितना होगा? यह किससे कटेगा? यहाँ ऐसा कोई संख्या ले लीजिए जिससे यह दोनों कट जाए, तो 1 से ही कटेगा। तो 3 और 5 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो कोई भी आपके ऑप्शन में कोई भी संख्या दिख जाए और बोलेगा निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो आप बोल दीजिएगा एचसीएफ देख लीजिएगा, जिसका एचसीएफ 1 होगा वही क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा अब जो है आपका चैप्टर शुरू होता है। आपको बता दें कि चैप्टर शुरू होने से पहले बता दें कि चैप्टर जो है इसमें यूक्लिड विभाजन, इसमें क्या है? यूक्लिड विभाजन, एक मिनट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है मेरे भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हाँ, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। और यह कैसे होता है, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यह एक भाग करने की एक प्रक्रिया है, भाग देने की एक प्रक्रिया है। हाँ, और इसमें शेष बचता है। तो यह कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको यह जानना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम समझिए। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, फिर से लिख देते हैं COMMON, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको जो है इसको जीसीडी भी कहते हैं, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। और इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं मेरे भाई। एकदम झकास तरीके से आपको समझ में आएगा, एकदम झकास तरीके से समझिए। अब एचसीएफ होता क्या है पहले ये समझिए। एचसीएफ जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है और 5 है। अगर इसका एचसीएफ आपको निकालने के लिए कह दे, इसका एचसीएफ अगर आपको कोई निकालने कह दे, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि ऐसी संख्या को ढूंढना है, ऐसी संख्या को जो वह तीनों को काट दे। माइंड से याद रखिएगा, ऐसी संख्या को ढूंढिए जो तीनों को काट दे। तो देखिए 2 का गुणनखंड 1 और 2 है, 3 का गुणनखंड 1 3 है और 5 का गुणनखंड 1 5 है। अब बताइए तीनों में कॉमन क्या है? 1। तो यानी 1 जो है वो तीनों को काट देगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा सवाल है 2 4 6 8। अब इसका एचसीएफ अगर आपको बोल दे कि ऐसी संख्या जो सबको काट दे, लेकिन याद रखिए बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं, बड़ी से जितना बड़ा आप ले सकते हैं। अब आप कहिएगा 8, तो भैया 8 तो सबको थोड़ी काट सकता है, 8 सिर्फ 8 को काट सकता है। तो यह देखिए इसका जो है, इसका क्या है? 1 और 2 है। इसका क्या है? 1 है 2 है। इसका क्या है? 1 है 2 है 3 है। हाँ, 2 3 6। इसका क्या है? 2 गुने 2 गुने 2 है। अच्छा, इसका तो 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4 है।
ठीक है, अब सब में कॉमन क्या देख रहे हैं, दो तो सब में कॉमन है, दो तो सब में कॉमन है, यानी दो, एक तो दो तो सबसे है, तो यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 से सब कट सकता है, 2 से सब कट सकता है, और 2 से आप बड़ा लेके दिखाइए, कटेगा क्या। अब बताइए 10 है और यहाँ 15 है, अब ऐसा संख्या ढूंढिए जो दोनों को काट दे। तो 10 और 15 में ऐसा संख्या ढूंढिए जो दोनों को काट दे। तो कौन काट सकता है दोनों को, बताइए। तो दोनों को काट सकता है 5। क्यों, क्योंकि 5 से बड़ा ऐसा कोई संख्या है जो दोनों को काट सकता है, तो नहीं काट सकता है। तो 5 जो है वह दोनों को काट देगा। कैसे, तो 10 का गुणनखंड क्या होता है बताइए, तो 2 गुना 5 होता है। अब 15 का गुणनखंड क्या होता है, 3 गुना 5 होता है। दोनों में क्या मैच कर रहा है, 5, तो 5 दोनों को काट देगा। 5 जो है वह 10 और 15 दोनों को काट देगा। समझ में अच्छे से आ रहा है, समझ में अच्छे से आ रहा है। चलिए, इसके अलावा आप और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 20, 25 और 30, ये भी ले सकते हैं। 20, 25 और 30। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। 25 का होता है 5 गुने 5, और 30 का होता है 2 तिया 6 पंचे 30। अब आप बताइए कि दो सब में कॉमन क्या है, तो सब में कॉमन 5 है, और कॉमन 5 जो है सबको काट देगा। तो HCF क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। आशा करते हैं HCF आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया P तथा Q, P तथा Q का HCF क्या होगा, P तथा Q का HCF क्या होगा। अब आप बताइए P तथा Q का HCF क्या होगा। तो देखिए P का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1, P का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुना P, और Q का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 तथा Q। अब आप बताइए 1 और 1 कॉमन है दोनों में, कॉमन है देखो दोनों में, तो जब दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा बताइए, दोनों में कॉमन है तो बताइए क्या हो जाएगा, ये दोनों का HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज कहानी इतना ही रखते हैं। पार्ट 1 है मेरा ये वीडियो का, और ये जो आप HCF देख रहे हैं अभी, HCF ये बनाने के लिए पहले हम इसका विधि बताएंगे, HCF कितने प्रकार से निकलता, फिर गुणनखंड विधि, और फिर तब भाग विधि, और गुणनखंड विधि, भाग विधि, और तब इसको आपको जो है तब इसका जो है यूक्लिड विभाजन से बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम अगला वीडियो जरूर बताएं।